दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। दोस्तों हम आप बच्चों के लिए यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पूरा कोर्स आपके लिए तैयार करा रहे हैं। उसी कड़ी में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सल्वाटोर सर की बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड न्यू प्रोटेक्शनिज्म, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो अगला जो टॉपिक हमारा आया है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है अदर नॉन टैरिफ बैरियर एंड न्यू प्रोटेक्शनिज्म। तो बच्चों अदर नॉन टैरिफ बैरियर में आपको 4 तरीके के नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो यूनिट में डिस्कस किया गया है। मैं एक बार आपको पढ़ देता हूं, जिसमें से पहला है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसको हमने बच्चों ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जो हमने ऊपर आपको वीडियो बना रखी है जो कोर्स के अंदर, इसलिए हम दोबारा नहीं करा रहे। तो जो एक्सपोर्ट के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, किस तरीके से हम एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, उसमें ये भी टॉपिक है हमारा, तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हमने टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन बैरियर्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है, जो कि पहली वीडियो में ही हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप हमारा पूरा का पूरा कोर्स के अंदर इस चैप्टर को देखते हो, इस वाली वीडियो में हम जो थर्ड पॉइंट है इंटरनेशनल कार्टेल, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों कार्टेल के ऊपर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा ओलिगोपोली चैप्टर में। आप एक बार वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि कार्टेल क्या होता है। तो जब कुछ फर्में आपस में मिलती हैं और अपने जॉइंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कोई एग्रीमेंट कर लेती हैं, चाहे वो एग्रीमेंट ये हो कि कितना प्राइस रखना है या आउटपुट को रिस्ट्रिक्टेड करने से रिलेटेड है, तो इस तरीके की जो पॉलिसी होती है उसको हम बोलते हैं कार्टेल। यानी कि कार्टेल क्या है? कार्टेल इज द फॉर्मल एग्रीमेंट अमंग फर्म्स इन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो कार्टेल मेंबर्स होते हैं वो एग्रीमेंट में एक तरीके से पार्टिसिपेशन करते हैं, चाहे वो एग्रीमेंट हो रिस्ट्रिक्शन ऑफ आउटपुट का, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, या कस्टमर का एलोकेशन हो जाता है कि आप इस एरिया के लोगों को आप सप्लाई करोगे, इस एरिया के लोगों के लिए आप सप्लाई करोगे। एलोकेशन ऑफ टेरिटरीज, एरिया डिवाइड कर लिया, कस्टमर रेंज डिवाइड कर लिया। मान लीजिए एलोकेशन ऑफ कस्टमर का मतलब है कि एज के हिसाब से डिवाइड कर लिया कि 18 साल से कम के लोगों को आप टैकल करोगे या 18 से 60 साल के लोगों को ये वाली कंपनी टैकल करेगी। ये भी हो सकता है बच्चों। यानी कि किसी भी तरीके का एग्रीमेंट वो बना लेते हैं और उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही होता है। क्योंकि जब आप कार्टेल बनाओगे तो सप्लाई को बड़ी मात्रा में कंट्रोल करने की पावर आपके पास आ जाती है, और इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है एक तरीके का आप कह सकते हो कार्टेल। जो बच्चों कार्टेल पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बनाया। आप चाहो तो डिटेल वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ओलिगोपोली चैप्टर में जाकर ऑलरेडी देख सकते हो। यहाँ पर हम बात करें बच्चों इंटरनेशनल कार्टेल की, तो इंटरनेशनल कार्टेल में क्या होता है बच्चों, कोई डोमेस्टिक बाउंड्री नहीं होती, बल्कि 2 या 2 से अधिक देश मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, और उसकी वजह से चाहे वो देश करता हो चाहे वो गवर्नमेंट करती हो, और वो सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से बहुत ही फेमस एग्जाम्पल ओपेक देशों का है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनल कार्टेल इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सप्लाइंग ऑफ अ कमोडिटी लोकेटेड इन डिफरेंट नेशंस दैट एग्री टू रिस्ट्रिक्ट आउटपुट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी with the aim of maximizing और increasing the total profit of organization। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक देश या गवर्नमेंट मिलकर कोई संगठन बना लेती हैं और आउटपुट को रिस्ट्रिक्टेड करने का काम करती हैं ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके, जॉइंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके, तो इस तरीके का जो कार्टेल है वो इंटरनेशनल कार्टेल कहलाता है। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका में, यूरोपियन देशों में, इवन भारत में भी इस तरीके के कार्टेल बनाने पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध। अगर आप भारत के रेफरेंस की बात करें तो भारत में CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम यही है कि वो कंपटीशन को क्रिएट करे। यानी कि उसका काम है ये देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ फर्में मिलकर आपस में कार्टेल बना लेती हैं, क्योंकि कार्टेल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो कस्टमर का होता है। लेकिन इस तरीके का जो रिस्ट्रिक्शन है वो इंटरनेशनल बाउंड्री पर लागू नहीं होता, क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक देश मिलकर कार्टेल बनाते हैं तो कोई एक देश की बाउंड्री में ये नहीं आता है, जिसकी वजह से इस तरीके के लॉ उस फर्म पे लागू नहीं होते। यानी कि अगर मान लीजिए
अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट आपस में क्लबिंग कर लें तो डेफिनेटली जो ऑनलाइन मार्केट है उस पर बहुत बड़े हिस्से पर उसका कब्जा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा CII। तो इस तरीके के एग्रीमेंटों को तो रोक दिया जाता है, यानी कि देश के कानून द्वारा ऐसे चीज़ों को रोका जाता है। लेकिन जब ओपेक जैसा संगठन बनता है जिसमें बहुत सारे देश मिलकर आपस में इस तरीके का एग्रीमेंट करते हैं, तो उस तरीके की चीज़ों को रोकना बच्चों ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हालांकि जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पर बच्चों में ये समझना है कि एक दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हो, एक ओपेक का है, एक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का है। अब बच्चों यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो ओपेक है वो सक्सेसफुल क्यों रहा और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अनसक्सेसफुल क्यों रहा। तो बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ कि ओपेक सक्सेसफुल रहा। ओपेक एक संगठन है, देखिए इराक, ईरान, कुवैत, वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया ने मिलकर 1960 के दशक में एक संगठन बनाया जिसका नाम ओपेक था। शुरुआत में 5 देश थे, लेकिन धीरे धीरे इसके संगठनों में मित्रों की संख्या या सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी और बहुत बड़ी मार्केट सप्लाई पर इसने अपना कब्जा कर लिया। यानी कि ओपेक क्या करता था, ओपेक का काम है अपने प्रोडक्शन को लिमिटेड रखना, स्ट्रक्चर्ड रखना, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस तेजी से बढ़ेगा और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने की वजह से जो फ़ायदा है वो ओपेक देशों को होगा। तो इस के प्रोविज़न पर जो ओपेक है उसकी स्थापना की गई। इसके अलावा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है जो बेसिकली एयर का जो फेयर है उसको, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट फेयर है उसको कंट्रोल करने का काम करने के लिए एक संगठन बनाया गया। तो बच्चों ओपेक जो है वो सक्सेसफुल रहा। ओपेक या किसी भी कार्टेल के सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन जरूरी है बच्चों, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली कंडीशन ये जरूरी है कि जो ओपेक है वो उसमें जो सप्लाई है वो कुछ ही लोग कर रहे हों, सप्लायर ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी। देखिए सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटी होनी चाहिए, दूसरा सप्लाई जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। देयर आर ओनली फ्यू सप्लायर, यानी कि पहली फीचर ये होना चाहिए कि फ्यू सप्लायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला है कि फ्यू सप्लायर होना चाहिए, फ्यू सप्लायर होने चाहिए, पहला फीचर आप याद रखिएगा। दूसरा फीचर ये है कि गुड्स एसेंशियल होना चाहिए, यानी कि उसकी जो डिमांड है, डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा। अगर डिमांड मोर इलास्टिक है तो भी ये सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके अलावा तीसरी चीज आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो देखिए ये तीनों के तीनों जो हैं वो आप कह सकते हो एक तरीके से जो ओपेक है उसमें लागू रहे। यानी कि ओपेक में फ्यू सप्लायर थे, ज़्यादा सप्लायर थे नहीं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो तेल को खरीदते हैं, लेकिन सारे के सारे देश ओपेक के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा तेल की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है, खासतौर पे शॉर्ट रन में। हालांकि लॉन्ग रन में देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उसका एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट बन के आगे आएंगे। आने वाले वक्त में ओपेक देशों को भी अपना सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे लिथियम बैटरी का प्रयोग कॉमन होगा, या लिथियम बैटरी नहीं कोई और बैटरी का भी प्रयोग या कोई आने वाले वक्त में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ता है, डेफिनेटली ओपेक देशों पर इसका प्रेशर पड़ेगा। यानी कि डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होनी चाहिए। इसके अलावा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्योंकि आप जानते हो कि हालांकि कुछ समय पहले तक हमारे पास पेट्रोल का, डीजल का कोई सब्स्टिट्यूट था ही नहीं। तो ओपेक ने ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल की और 1970 के दशक में ओपेक बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन के आया। बहुत सारे देश जो तेल बेच कर ही अमीर हुए, बहुत सारे देशों ने अपना विकास, पूरी अर्थव्यवस्था उनकी तेलों पर ही डिपेंड रही। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि तेल की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है। ऐसे देशों ने अपने प्रोडक्शन को कम किया, प्रोडक्शन कम करने की वजह से प्राइसेस बढ़े और इसका फ़ायदा तो उन देशों को हुआ जो ओपेक के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा बना नहीं रह सकता, क्योंकि जो नॉन ओपेक कंट्री है वो भी तो डेफिनेटली जब उनको लगेगा कि तेल बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है तो डेफिनेटली वो भी अपना इन्वेस्टमेंट ढूंढेंगे तेल के निर्माण में। तो यही बात बच्चों आगे बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि हालांकि ओपेक कार्टेल बनाना आसान है, लेकिन कार्टेल को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लॉन्ग रन में ऐसा देखने को मिला है कि नया कंपटीशन मार्केट में आएगा और डेफिनेटली जब नया कंपटीशन मार्केट आएगा तो वो सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी कि आपका जो पावर है वो ये है लेस सप्लाई पर। लेकिन जब नए कंपटीटर आएंगे, जैसे तेल की बात करें तो आगे इसमें बताया हुआ है मैक्सिको, अमेरिका, ऐसे कई सारे देश और आए जिन्होंने अपने तेल को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई देश
ओपेक को लॉन्ग टर्म में बना के कार्टेल को लॉन्ग टर्म में रखना चाहता है तो ये लगभग इम्पॉसिबल है, चाहे वो इंटरनेशनली क्यों ना हो। अब यहाँ पे लॉन्ग रन को डिफाइन तो नहीं किया गया है कौन सा टाइम पीरियड है, लेकिन बेसिकली ये समझना है बच्चों कि एक ओपेक अगर बहुत ज़्यादा कीमतों को बढ़ा रहा है और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूट जो है, जो उसके जो राइवल कंट्री है वो भी उदय हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करेगा दूसरे देशों की ओर। तो यही बच्चों आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है और बाद में यही एग्जांपल दिया गया है, क्योंकि ये जो ओपेक है ये कॉफ़ी, शुगर, कोको इन चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक थी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल के। हालांकि जो अगर आप देखोगे तो जो ओपेक की जो पावर है वो है आउटपुट को कंट्रोल करने में, लेकिन जब प्राइसेस गिरे तो ओपेक के अंदर भी देशों में चीट करने की फीलिंग आने लगी। जैसे मैंने आपको बताया 1980 के दशक में आते आते जो नॉन ओपेक कंट्री उन्होंने सप्लाई को बढ़ाया। सप्लाई बढ़ाने की वजह से ओपेक जो ऑयल का प्राइस है वो घटा। अब ऑयल का प्राइस घटने की वजह से जो ओपेक कंट्री थी उन्होंने अपनी सप्लाई को और कम कर दिया। देखिए टेक्निकली बात समझिए, अगर वो अपनी सप्लाई को बढ़ाते तो डेफिनेटली प्राइस और गिरता, लेकिन उन्होंने प्राइस को हाई रखने के लिए अपनी सप्लाई को और गिर दिया। धीरे धीरे देखा गया कि मार्केट में नॉन ओपेक कंट्रियों का भी पकड़ मार्केट में बनने लगी। तो जो ओपेक कंट्री है उनमें फीलिंग में जो आप कह सकते हैं एक तरीके से कंपटीशन की फीलिंग आ गई। तो बेसिकली बच्चों हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि इस तरीके का जो प्रॉफिट है वो शॉर्ट रन में ही पॉसिबल हो पाता है, लॉन्ग रन में इस तरीके का जो प्रॉफिट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बच्चों ये सारे के सारे हमारे नोट्स हैं जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। इसके अलावा यही नोट्स आपको जो हमारी कोर्स है उसके अंदर भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो हम एक डायग्राम के थ्रू भी बच्चों इसको समझ लेते हैं। डायग्राम में अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए ज़्यादा बेटर तरीके से तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ। ओके बच्चों, देखिए डायग्राम बहुत ही सिंपल सा है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ये मान लीजिए, हालांकि देखिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने मार्केट शेयरिंग कार्टेल का भी डायग्राम बनाया है और मल्टी प्लान मोनोपोली की तरह जो काम करता है परफेक्ट कार्टेल बोलते हैं उसका भी डायग्राम हमने आपको बनाया हुआ है। तो ये हमारा मान लीजिए एवरेज रेवेन्यू है जो डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मान लीजिए सप्लाई है जो मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर मान लीजिए कंपटीशन नहीं होता, यानी कि कोई भी देश ओपेक नहीं बनाता है, तो डेफिनेटली वो इतनी क्वांटिटी की सप्लाई करेगा और ये प्राइस चार्ज करेगा। आपकी रीडिंग्स में ये 3 रुपये प्राइस रखा हुआ है, आप एक बार बुक में देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वांटिटी है और यहाँ पे हमारा प्राइस है। अब अगर मान लीजिए ओपेक बनता है तो डेफिनेटली ओपेक बनने के बाद आप अपनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्टेड करोगे तो इस तरीके का एमआर कर्व आएगा आपका। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आप इतनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना पसंद करोगे, यानी कम क्वांटिटी करोगे, जबकि प्राइस जो है वो ज़्यादा चार्ज करोगे। तो इसमें हालांकि आपका जो प्रॉफिट दिखाने के लिए आपके एसी कर्व की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे बेसिकली बताया है कि क्योंकि क्वांटिटी कम हो गई है और प्राइस बढ़ गया है, इसलिए जो ग्रुप है ओपेक बनाने वाले देशों को फ़ायदा होगा, या आप कह सकते हो कार्टेल बनाने वाले देशों को फ़ायदा होगा। और ये जो शेडेड एरिया है ये कार्टेल बनाने का प्रॉफिट है, यानी कि ये जो हिस्सा है ये कार्टेल का प्रॉफिट है को डिनोट करने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है इंटरनेशनल कार्टेल का बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इससे अगली वीडियो में हम आपको डंपिंग के बारे में बताएंगे। तो डंपिंग के बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे, जिसमें बेसिकली डंपिंग क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, और उसके अलावा डंपिंग कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या एंटी डंपिंग पॉलिसीज़ हैं उनको हम अगली वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो दोस्तों अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा वहाँ पर यूपीएससी के अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।